हेलो ऑल। ये हमारा सेकंड सेशन है एमबीए सीटी के लिए। इस साल जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं के लिए हम कुछ प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे ले रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 1 हमने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। वहाँ पे हमने कुछ 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। जिन्होंने रेफर नहीं किया है वहाँ पे जाके आपको क्वेश्चन देखना है, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए उन क्वेश्चंस। आज हम प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। ऐसे कुछ सवाल देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आइए देखते हैं आपको किस तरह से करना है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। क्वेश्चन को पॉज कीजिए, ठीक है, खुद से बनाइए और उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखिए, ठीक है। तो आइए चलते हैं आज के पहले सवाल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो सवाल है तो देखिए ये कौन का सवाल है। A is twice as good as B and together they finish a work in 16 days. The number of days taken by A alone to finish the work is, ठीक है। तो जो सवाल है ये टाइम एंड वर्क का है और इसको आसानी से आप बना सकते हैं। ये काफी आसान सा सवाल है। थोड़ा सा हम एक बेसिक जान लेते हैं कि एक चीज होती है टोटल वर्क जो होता है, ठीक है। तो टोटल वर्क जो होता है, ठीक है, जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए हम बता देते हैं कि टोटल वर्क जो होता है उस काम को करने का जितना टाइम लगता है वो टाइम लेंगे और उस पे जो भी पर्सन उनमें इन्वॉल्व होते हैं, जो एनर्जी लगाते हैं, ठीक है, तो उनकी कैपेसिटी लेते हैं, ठीक है। हर एक पर्सन की कैपेसिटी होती है काम करने की, हर एक मशीन की कैपेसिटी होती है कोई काम को पूरा करने की, ठीक है। तो उसी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ। तो टोटल वर्क इक्वल टू टाइम इनटू कैपेसिटी, ठीक है। तो इसी को हम एक पैटर्न में लिखते हैं, ठीक है। पैटर्न का जो लिखने का तरीका है, सबसे पहले हम टाइम लिखेंगे, उसके बाद हम कैपेसिटी लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम टोटल वर्क लिखेंगे, ठीक है। ये जो मेथड है जिससे हम बना रहे हैं इसको एलसीएम मेथड भी बोलते हैं। एकदम आसानी से आंसर आ जाता है, आपको सिर्फ देखना है कि कैसे हम करते हैं, ठीक है, कैसा लॉजिक यहाँ पे यूज होता है। जैसे कि उसने यहाँ पे हमें बताया है कि A is twice as good as B। इसका मीनिंग ये है कि A जो है वो B से दुगना बेहतर है। अब ये जो दुगना बेहतर है ये रिलेशन किसके लिए यहाँ पे बताया गया है, तो ये A की कैपेसिटी है काम करने की। मतलब अगर हम दोनों के काम करने के तरीके को समझेंगे तो ए जो है बी के कंपैरिजन में दुगना बेहतर है। या फिर हम बोल सकते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम में ए जो है एक सेम काम को जो बी करता है उसके डबल करता है, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम में बी के कंपैरिजन में ए वही काम डबल करता है, ठीक है। या फिर इस तरह से भी समझ सकते हैं कि बी को जितना टाइम लगता है उसका आधा टाइम वही सेम काम करने के लिए ए को लगता है, ठीक है। तो इस तरह से रिलेशन है। तो ये जो डायरेक्टली जो ये रिलेशन हम इस तरह से लेंगे कि ए इज टू बी है, तो ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी, मतलब ए और बी में 2:1 का रेशो है। और ये जो चीज बताई गई है कैपेसिटी के बारे में बताई गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए को लिखेंगे, यहाँ पे हम बी को लिखेंगे और कैपेसिटी दिया है तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे क्योंकि उसने बोला है कि ए जो है वो बी से दुगना बेहतर, ठीक है। और के बाद यहाँ पे उसने बोला है दे फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज एंड टुगेदर दे फिनिश, मतलब दोनों अगर साथ में काम करते हैं, मतलब यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी। अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे कैपेसिटी देखो, मतलब ए की कैपेसिटी और बी की कैपेसिटी दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों एनर्जी लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो काम जल्दी हो जाएगा। दोनों मिलके काम करेंगे तो जल्दी होगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ए की एनर्जी टू, यहाँ पे 2 ली है हमने, बी का कितना है 1 है। तो जब दोनों साथ में काम करेंगे तो 2+1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। और जो टाइम इनको लग रहा है वो काम करने के लिए वो भी हमें दिया है कि ये 16 है। और अभी हमने यहाँ पे देखा है
कि टोटल वर्क जो होता है टाइम इनटू कैपेसिटी होता है, तो इसका जब प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल वर्क मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल वर्क यहाँ पे आ गया है 48 यूनिट का। ठीक है, 48 यूनिट का वर्क आ गया है। अभी पूछा गया है कि नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए अलोन टू फिनिश द वर्क इज, ए अगर अकेला यही काम करेगा तो कितने दिन में करेगा। ठीक है, अब यही काम मतलब कौन सा काम, यही चीज हमने निकाली है कि उसका 48 यूनिट का काम है और कैपेसिटी हमें पता है ए की कितनी है, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और हमें जैसे हमने ये फॉर्मूला बनाया है, टोटल वर्क इक्वल टू टाइम इनटू कैपेसिटी होता है, तो अगर हमें टाइम निकालना है तो इसका मीनिंग ये भी तो होता है कि हम टोटल वर्क को डिवाइड बाय कैपेसिटी कर सकते हैं। सही बात है कि नहीं। तो अगर टाइम निकालना है ए का तो उसका टोटल वर्क ले लो, टोटल वर्क ए को 48 यूनिट करना है और उसकी कैपेसिटी कितनी है 2, तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा 24 डेज। आ रहा है समझ में, तो इसका आंसर बनेगा 24। ठीक है, उसको अच्छे से देखो, कंसेप्ट को समझो। आइए नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या क्या कहा है उसने। उसका कहना है ऑन ए प्लेन पेपर। ठीक है, कोई प्लेन पेपर है, इसी को समझते हैं कि एक प्लेन पेपर है। 11 डॉट्स मार्क किए, अब किस तरह से किए हैं ये समझिए। आउट ऑफ दिस 5 लाई इन ए स्ट्रेट लाइन, तो 11 में से 5 जो डॉट है वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन में, और फिर उसने कहा है रेस्ट ऑफ देम हैव हजार्डली स्प्रेड आउट थ्रू आउट द पेपर, मतलब बचे हुए जो है वो कहीं भी पेपर पे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, उसमें कोई पैटर्न नहीं है, किधर भी दिख रहे हैं, मतलब ये 5 हो गए, मतलब 6 ऐसे डॉट है वो कहीं भी है। ठीक है, मैं इस तरह से यहाँ पे बनाता हूँ, तो ठीक है, तो ये 6 डॉट्स ऐसे हैphazardly स्प्रेड आउट हुए हैं पूरे के पूरे पेपर पे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, और उसमें से 5 जो है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में। तो अभी उसका सवाल ये है कि हाउ मेनी यूनिक ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म बाय जॉइनिंग देम। ठीक है, तो ऐसे कितने हम ट्रायंगल्स बना सकते हैं इन डॉट्स को जोड़ के। ठीक है, एकदम इंटरेस्टिंग सवाल है और आसानी से बनाएंगे हम। देखो भैया, अगर ट्रायंगल बनाना है तो ट्रायंगल बनाने के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि देखो कम से कम ये एक चीज तो पता है आपको कि ट्रायंगल अगर बनाना है तो कम से कम 3 पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, 3 डॉट्स होने चाहिए, 3 डॉट्स होने चाहिए। ठीक है, पर इस चीज को समझो, मैंने बोला है कि 3 डॉट्स होने चाहिए, चलो 3 डॉट्स अगर मैं स्ट्रेट लाइन में ले लूं तो क्या मैं इसका ट्रायंगल बना सकता हूँ? नहीं, 3 में से एक डॉट इनके बाहर रहना चाहिए, एटलीस्ट ये तो कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, जब मैं ये वाले डॉट को इधर लेके जाऊंगा तो मैं ट्रायंगल बना सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से पता चलेगा कि यहाँ पे देखो ये 5 जो पॉइंट्स है, ये 5 जो डॉट्स है ये स्ट्रेट लाइन में है, तो इससे तो ट्रायंगल बन ही नहीं सकता, इससे तो ट्रायंगल बनना पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, समझ रहे हो आप बात। इन 5 डॉट्स को जोड़ के हम ट्रायंगल नहीं बना सकते। ठीक है, बाकी के डॉट्स की मदद से हम ट्रायंगल को बना सकते हैं, बाकी जितने डॉट्स हैं उसका हम यूज करके यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जो बचे हुए 6 है इसमें से मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है वो समझिए आप कि इनका आपस में कनेक्शन हम अ, बना के ट्रायंगल नहीं बना सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको मैं देखो यहाँ पे ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है, फिर यहाँ पे जोड़ दूंगा तो हो गया ट्रायंगल। क्लियर है क्या बताओ। ठीक है, मतलब इन ये जो पॉइंट्स है बचे हुए जो 6 पॉइंट्स के साथ अगर कनेक्ट होते हैं तो ट्रायंगल बनता है ना। तो अभी हम कैसे निकालें। ठीक है, तो टोटल तो अपने पास 11 है, ये कॉम्बिनेशन का सवाल है। पहले तो ये जो सवाल हम कर रहे हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन का सवाल है, इसको कॉम्बिनेशन से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनता है टोटल तो 11 डॉट्स। ठीक है, टोटल 11 डॉट से
किसी भी 3 डॉट्स को ले लेंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। पर इसमें से चीज ऐसी है कि जो ये 5 डॉट्स है, ये 5 डॉट्स जो है, ये 5 डॉट्स को लेके हम ट्रायंगल नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये 5 डॉट्स जो है, ये 5 डॉट्स को लेके हम ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखो क्या आएगा, कैसे आएगा। 11C3 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 11 इंटू 10 इंटू 9 देन 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। माइनस करेंगे इसमें से, ये कितना आएगा, देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, इसी तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन को। अब ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये 3 3 जा गया और ये 2 5 जा गया, ठीक है। ये 11 5 जा 55 होता है और ये आता है 5 3 जा 15, 1 कैरी 5 3 जा 15, ये 165 आता है, ठीक है। माइनस अभी यहाँ पे देखो ये 3 3 कैंसल हुआ, ये 2 गया 2 टाइम्स और ये 5 2 जा 10 होता है। 165 में से 10 माइनस करेंगे तो 155 आएगा और ये बनेगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये इस तरह से बनाया जाएगा, ठीक है। अब 11C3 मतलब कौन से भी 11 जो डॉट्स है इसमें से किसी भी 3 को सिलेक्ट करके आप ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन ऐसी आ गई कि ये जो 5 डॉट्स है ये एक लाइन में है, इनको ज्वाइन करके हम नहीं बना सकते, इसलिए हमने ये माइनस किया 5C3। ये 5 में से कौन से भी 3 अगर हम लेंगे तो इनका ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने 11C3 में से 5C3 को माइनस किया और यहाँ पे हमें मिल रहा है कि हम कितना यूनिक ट्रायंगल्स बना सकते हैं, 150। तो इस तरह से इसको किया जा सकता था, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। ये सवाल देखिए, ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है, काफी आसान सवाल है, अच्छा सवाल है, इसको बनाते हैं। इफ 3 पर्सन आर सिलेक्टेड अमंग 8 पर्सन, ठीक है, इस तरह से पूछा गया है कि इफ 3 पर्सन आर सिलेक्टेड अमंग 8 पर्सन, 8 पर्सन है उसमें से 3 को सिलेक्ट करना है, सच दैट इफ ए इज सिलेक्टेड बी शुड नॉट बी सिलेक्टेड। मतलब अगर ए को लेते हैं, मतलब उन 3 में अगर मैं ए को लेता हूँ, अब ए कौन है सर, ये जो 8 पर्सन थे उसमें से एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। तो अगर मैं 3 जब सिलेक्ट करता हूँ तो ए को अगर लेंगे तो उसमें बी को नहीं ले सकते, ये कंडीशन है। अब आपको पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बी विल बी सिलेक्टेड, ठीक है। तो बी सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। प्रोबेबिलिटी जब भी हम बताते हैं तो इसमें दो चीजें होती हैं, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम्स कितने आएंगे ये चीज हम लिखते हैं, ठीक है, टोटल आउटकम्स विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि टोटल आउटकम्स हमें 8 में से 3 को सिलेक्ट करना है, 8 में से 3 का मतलब है 8C3, ठीक है। और इसमें से जो आपको चाहिए होता है वो न्यूमरेटर में जो कंडीशन उसने बताई है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बी विल बी सिलेक्टेड। अब इस चीज को समझो आप, इस चीज को समझेंगे, देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं, उसने जैसे बोला है 8 पर्सन है, नाम लिख देते हैं ABCDEFG और H, ये देखो ये 8 पर्सन है, ठीक है। अब जैसे कि उसने बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बी विल बी सिलेक्टेड, तो यहाँ पे सिंपल चीज है कि मेरे पास 3 जगह है, में से अगर मैं बी को लूंगा तो ए को छोड़ के मैं बचे हुए 6 में से किसी को भी ले सकता हूँ, ये चीज है। मतलब बी के साथ इन 2 प्लेसेस पे ये 6 में से कोई भी बैठेगा तो चलेगा, ये कंडीशन, ठीक है। मतलब 6 में से किसी भी 2 को ले लूं तो ये काम बन जाएगा, ठीक है। 6 में से किसी भी 2 को ले लूं तो काम बन जाएगा, तो मेरे पास जो है 6 चॉइसेस है, उसमें से मैं 2 को ले लूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। 6C2 का मतलब होता है 6 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 8C3 का मतलब होता है 8 इंटू 7 इंटू 6 बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये 2 इंटू 1 2 इंटू 1 तो गया,
ठीक है, ये 3 गया 2 टाइम्स, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये 2 जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा, ये देखो अभी 3 5 15 बचा है, और ये 7 8 56 बचा है। तो ये आंसर आएगा आपका 15/56, ये आंसर बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से बनाना है, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप यू गेट इट, एंड देन वी आर गोइंग फॉर अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विजुअल रीजनिंग का क्वेश्चन है, काफी आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसको देखते ही समझ में आ जाएगा आपको कि पूछा क्या है। ये प्रॉब्लम फिगर है, आंसर फिगर इसमें से आपको चूज करना है। ठीक है, प्रॉब्लम फिगर में कुछ यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है, ऑब्वियसली ये सीरीज का सवाल है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे आंसर फिगर्स में से क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी और डी को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे जो हाफ शेडेड वाला स्क्वायर है, इसको अच्छे से देखते हैं। ठीक है, पहले ये यहाँ पे था, फिर यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ का तो हमें निकालना है। डायरेक्ट डी को देखेंगे तो ये वाला जो है यहाँ पे शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि यहाँ पे देखो, ये जैसा है वैसा ही ये है, ये जैसा है वैसा ही ये है। ठीक है, अब जो शिफ्टिंग हो रहा है वो इस तरह से हो। ठीक है, मतलब थर्ड स्टेप में वो यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए ऐसे। ठीक है, ऐसे आना चाहिए। तो देख लो, ये वाला स्क्वायर ऐसे कौन से फिगर में है, यहाँ तो नहीं है, हमें बी में दिख रहा है। और कहीं पे है क्या, देखो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, बस ये बी वाला आंसर है आपका। इतना सिंपल है। ठीक है, ज्यादा टाइम लगता नहीं है, 10 से 15 सेकंड्स में, ये भी मैंने ज्यादा बोल दिया। ठीक है, अच्छे से देखोगे वहां पे एकदम से फर्क लगेगा आपको। आपने मार्कर देना है, सामने जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखो। इस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन, है ना, डायस का सवाल हमने देखा था सेट 1 में भी, ये चीज हमने देखी थी, और ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बहुत इजी सवाल होते हैं, ये हम देख रहे हैं। ठीक है, इसको देखेंगे। देखो, दोनों में से हमें कॉमन देखना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, बस अपना अंगूठा लेके यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, अंगूठा का यूज करके एकदम से सवाल बना देंगे। यहाँ पे देखो, जो थंब है आपका, जो कॉमन नंबर है वहां पे रखेंगे। तो यहाँ पे ए को देखते हैं, देखो ए लिखा है और यहाँ पे बी को लिखा है। ठीक है, तो 3 से शुरुआत करेंगे, हमें कैसे घूमना है, क्लॉकवाइज में घूमना है। ठीक है, 3 पे थंब रखेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे, मतलब ऐसे घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे। ठीक है, तो 3 के बाद हमको 5 मिला, फिर 1 मिला, तो 3 के बाद 5 मिला, फिर 1 मिला, यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब ये सेम जो आपका थंब है, ये बी वाले की जो आपका डायस है वहां पे रखेंगे, और ऐसे क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक है, क्लॉकवाइज ही घूमेंगे। तो सबसे पहले हमको कौन सा मिला है, क्लॉकवाइज जैसे घूमे हम, तो यहाँ पे 6 और 5, मतलब पहले तो 3 है, फिर 6 है, और फिर 5। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि 5 के अपोजिट 6 है, और 1 के अपोजिट 5। ठीक है, इस तरह से इन सवालों को बनाया जाता है। आपको पूछा ये गया है, आपको पूछा ये गया है यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे 2 नंबर्स कॉमन है। 3 और 5 दिया है, 3 और 5 दिया। एक मिनट, एक मिनट, ऐसे नहीं बनाएंगे इसको, तो ऐसे नहीं बनाएंगे, इसका तरीका अलग है। मेरा थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे देखो, 3 भी है, 5 भी है, 3 भी है, 5 भी है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, डायस पे जो नंबर्स है, नंबर्स को देखते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ पे 3 के, अभी हमने देखा है, मतलब हमें ये चीज पता है कि क्यूब जो होता है, या फिर डायस जो होता है, तो डायस को अगर हम उसका एक सरफेस ले, तो उसको एडजेसेंट सरफेस कितना होता है, 4 होता है, और एक अपोजिट होता है। ठीक है, हर हर सरफेस को एडजेसेंट 4 होता है, एक अपोजिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अब इसमें से अगर मैं इसको ओपन करूंगा, ठीक है, इसको ओपन करते हैं, पूरा ओपन कर लेते हैं, डायस को किस तरह से दिखेगा देखो। ठीक है, इसको ओपन अगर किए,
तो ये इस तरह से दिखेगा। ठीक है, इसको इस तरह से पूरा ओपन करेंगे। ठीक है, साइड वाले इधर लगाते हैं। ठीक है, इस तरह से, मतलब ये पूरा जो डाइस है मैंने पूरा खोल दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैंने 3 को रखा है, जैसे कि उसने बोला है कि साइड में कौन है, 5 है और फिर 1 है। यहाँ पे 5 को रखेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, ऐसे ही क्लॉकवाइज जैसा है वैसा। यहाँ पे मैंने ए में देखा है, तो यहाँ से ये वाले डायरेक्शन में 5 और 1, तो यहाँ पे मैंने 5 जैसा क्लॉकवाइज देखा है वैसे ही लिख दिया, यहाँ पे 5 और 1। ठीक है, इसको अगर आप ऐसे खोलोगे तो ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, ठीक है, साइड में 5 दिखेगा, और इसको अगर ऐसे ऊपर करके खोलोगे तो ये ऐसे दिखेगा। थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 3 है, ये 3। अब ये बी में देखो, ये भी देखो, ये 3 का जो एडजेसेंट है, एक तो 5 लिख दिए है। ठीक है, और ये 3 का एडजेसेंट यहाँ पे 6 है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब एक चीज को समझो, यहाँ पे 5 के एडजेसेंट 6 है, 5 के एडजेसेंट यहाँ पे 6 है, इसका मतलब 6 जो है यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो, अभी आप यहाँ से अगर घुमा के देखोगे, यहाँ पे ऐसे 6 5 और ये इधर गया 1। ठीक है, ये 1 यहाँ पे है, ये 6 5 1 हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, इतना हम बना सकते हैं। अभी सवाल देखते हैं क्या पूछा। ठीक है, ये वाला खाली है, ये वाला खाली। उसने हमें पूछा है कि बताओ 1 के अपोजिट क्या आएगा। ये 1 के अपोजिट हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 6 के अपोजिट, सॉरी 6 के अपोजिट क्या आएगा, ऐसे पूछा है, तो 6 के अपोजिट हमें 1 दिख रहा है, तो इसका आंसर 1 बनेगा। ठीक है, तो ये अपोजिट जब हम क्यूब ओपन करते हैं तो यहाँ पे अपोजिट इस तरह से मिलता है। ठीक है, जिनको पता नहीं है तो बता देते हैं कि देखो, ये ये जो सरफेस है, ठीक है, इसको स्टार बना देते हैं, ये स्टार है, तो ये इसके अपोजिट है ये वाला, तो यहाँ पे स्टार बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ बनाते हैं, यहाँ पे हैश बनाएंगे, तो ये हैश है। इसका अपोजिट ये वाला साइड होता है। ठीक है, अल्टरनेट अपोजिट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर्कल बनाते हैं कि इसका अपोजिट ये वाला हो जाएगा, तो अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, इस तरह से ये कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे आपको बनाना होगा। ठीक है, इस तरह से बनाना होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ, आसान सा परसेंटेज बेस्ड सवाल है, कई बार पूछा जाता है। अ, बनाएंगे, देखो, अमन सैलरी 25% मोर देन दैट ऑफ बलराज। ठीक है, तो अमन है और बलराज है, तो उसका कहना है कि अमन की सैलरी जो है वो 25% ज्यादा है बलराज से। ठीक है, मतलब अगर बलराज को 100 रुपए मिलते हैं तो एक को 125 रुपए मिलते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, 5:4 का रेशो है नहीं। अभी सवाल पूछे हैं कि बाय हाउ मच परसेंटेज बलराज सैलरी सैलरी इज लेस देन अमन। ठीक है, तो बलराज की जो सैलरी है, यहीं पे देख लो कितना कम है, 1 रुपया कम। ठीक है, कंपैरिजन पूछे हैं अमन की सैलरी से, अमन की सैलरी है 5, तो ये 1/5 इंटू 100 करेंगे तो 20% आएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर बनेगा 20%। ये आपको इजी, सबको आया होगा ये सवाल। ठीक है, बहुत इजी सवाल है। चलो आगे जाएंगे। हाँ, ये एक होता है, ये भी कैसा है कि क्यूब को ओपन करने का, यहाँ पे ये ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपको, बॉक्स को ओपन ओपन करने के सवाल। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो, select the given 5 alternatives. Select from the given 5 alternatives the box that can be formed by folding the shape as shown in the given figure. ठीक है, तो ये वाला जो है बॉक्स खोल के दिए हैं आपको। अब इसको जब बंद करेंगे तो दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा बॉक्स बनेगा, ये पूछा है। तो यहाँ भी हम सेम लॉजिक जो हम मैंने इस जो सरफेसेस होते हैं उनका लॉजिक यहाँ पे यूज करेंगे। कैसा सर, देखो, यहाँ पे अ, यहाँ पे बनाते हैं, देखो ये जो एट द रेट है, ठीक है, एट द रेट, यहाँ पे मैं इसको स्टार बनाता हूँ, तो इसका अपोजिट वाला साइड कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, सर्कल वाला हो गया। ठीक है, इसके अपोजिट में ये होगा। ठीक है, ये अल्टरनेट साइड आएगा, सरफेस आएगा ना, इसका अल्टरनेट सरफेस आएगा।
तो इसके अपोजिट ये है। थोड़ा सा इमेजिन करके देखना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे देखो, ये हैश है, ये हैश को एक काम करते हैं, इसको क्या बनाएंगे, डॉट बनाते हैं। ठीक है, तो इसका वाला अपोजिट ये हो गया। ठीक है, इसका वाला अपोजिट ये है। और यहाँ पे बनाते हैं ऐसा वाला साइन, तो ये इसके अपोजिट ये हो गया। तो ऐसा अपोजिट। ठीक है, तो अभी ऑप्शन देख के ऐसा नहीं, मन से नहीं निकाल सकते, ऑप्शन से ही, ऑप्शन एक एक चेक करेंगे। और कैसे चेक करेंगे वो हम बताते हैं आपको। देखो कैसा है कि यहाँ पे परसेंट है। ठीक है, अब परसेंट के अपोजिट देख लो क्या आता है, परसेंट के अपोजिट आता है एम परसेंट। ठीक है, तो रूल के हिसाब से, मतलब जिस तरह से है, डायस को ओपन करते हैं तो परसेंट का अपोजिट जो है वो ये एम परसेंट आना चाहिए। लेकिन ये वाले ऑप्शन में देखो, इसका कहना है कि परसेंट का एडजेसेंट सरफेस पे एम परसेंट दिखाई दे रहा है, मतलब ये वाला आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, इसी तरह से सारे देखेंगे। अब ये वाला है, ये डॉट वाला है, ये वाला साइड है। अब इसके अपोजिट हैश है, तो यहाँ पे हैश नहीं है। ठीक है, अब एट द रेट का देख लो, एट द रेट के अपोजिट सर्कल आता है। ठीक है, एट द रेट के अपोजिट ये देखो, यहाँ पे सर्कल आता है, एट द रेट के अपोजिट ये सर्कल है। तो इसका कहना है इसने यहाँ पे उसको एडजेसेंट में लगा दिया, तो ये गलती कर दी उसने यहाँ पे। ठीक है, ये भी आंसर नहीं बनेगा। अब इसको चेक करेंगे, देखो हैश के अपोजिट क्या आता है, ये वाला ऐसे क्रॉस वाला लाइन है, तो यहाँ पे क्रॉस वाला लाइन नहीं है। ठीक है, एट द रेट के अपोजिट देखते हैं, एट द रेट के अपोजिट सर्कल आता है, सर्कल भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और एम परसेंट के अपोजिट क्या आता है, परसेंट, तो परसेंट भी नहीं है, तो ये आंसर बनेगा। ये प्रोसेस होता है। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, और एक ये ऑप्शन देख लेते हैं, ये भी ऑप्शन देख लेते हैं। देखो हैश के अपोजिट क्या आता है, देखो ये वाला लाइन है, ये नहीं है। ठीक है, परसेंट देखो, परसेंट के अपोजिट एम परसेंट है, ये उसने एडजेसेंट में बता दिया, अपोजिट में बताना चाहिए, तो ये आंसर नहीं बनेगा। ये भी बचा है, इसको देख लेते हैं। देखो सर्कल के अपोजिट क्या आना चाहिए, एट द रेट। ठीक है, नहीं है। हैश के अपोजिट क्या आना चाहिए, हैश के अपोजिट ये आना चाहिए, ये उसने एडजेसेंट में बता दिया। अपोजिट आना चाहिए, ये इसने एडजेसेंट में बता दिया, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। इस तरह से सॉल्व किया जाता है इस सवाल को। ठीक है, एकदम से इजी सवाल है, सिर्फ ऑप्शन को ऑब्जर्व करके आप आंसर मार्क कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। अब ये वाला सवाल है, देखो क्या है। इफ टू डाइस आर थ्रोन, अगर मैंने दो डाइस को थ्रो किया, ठीक है, साथ में, तो उसका उसने आपको पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी का सवाल है, प्रोबेबिलिटी पूछा है दैट द नंबर अपीयर्ड ऑन सेकंड डाइस इज ग्रेटर देन ऑन द फर्स्ट डाइस। ठीक है, दो डाइस है। ठीक है, हर एक डाइस पे, मतलब डाइस पे कितने रिजल्ट रहते हैं, 6 रिजल्ट रहते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। देखो एक डाइस से 6 रिजल्ट निकलते हैं, दूसरा डाइस भी 6 रिजल्ट बताएगा आपको। तो दोनों अगर फेंकेंगे तो कितने अलग अलग तरह के रिजल्ट्स आएंगे, तो 6 into 6 आएंगे। ठीक है, मतलब 36 आएंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में कितने नंबर ऑफ आउटकम्स टोटल वहां से निकलते हैं उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं, यहाँ पे 36 रखेंगे। ठीक है, और न्यूमरेटर में जो चाहिए वो, अब उसको क्या चाहिए ये देखो, नंबर अपीयर्ड ऑन सेकंड डायस इज ग्रेटर देन ऑन फर्स्ट डायस। ठीक है, तो ये फर्स्ट डायस है आपका। ठीक है, बना देते हैं, यहाँ पे ये फर्स्ट डायस है और ये सेकंड डायस है। ठीक है, एक एक करके बनाते हैं। देखो अभी क्या है, उसका कहना है कि कितने ऐसे आउटकम्स रहेंगे, कितने वहां पे सैंपल स्पेस रहेंगे, कितने केसेस रहेंगे कि सेकंड डायस जो है वो ग्रेटर रहेगा फर्स्ट डायस के। ठीक है, तो अगर देखो मैंने फर्स्ट डायस पे 1 आ गया, तो मेरे पास अभी चॉइसेस कितने हैं सेकंड सेकंड डायस के लिए। देखो अगर 1 आता है तो यहाँ पे 1 नहीं आना चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सेकंड डायस पे जो आने वाला नंबर है वो 1 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट डायस पे जो नंबर है उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाले केस में कितने रिजल्ट पॉसिबल है, देखो 2 आया तो चलेगा, एक से बड़ा होता है 2, फिर 3 भी चलेगा, फिर 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, 6 भी चलेगा, मतलब यहाँ पे मुझे 5 अ, 5 केसेस मिलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 है तो 5 केसेस मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे अगर 2 है
तो यहाँ पे कितने केसेस मिलेंगे? देखो अगर यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पे 3 चलेगा, 4 चलेगा, 5 चलेगा और 6 चलेगा, मतलब 4 केसेस यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितने चलेंगे? 4 चलेगा, 5 चलेगा, 6 चलेगा, मतलब 3 केसेस चलेंगे। ठीक है? उसके बाद अगर यहाँ पे 4 आता है तो 5 और 6 2 चॉइसेस हैं, मतलब यहाँ पे 2 आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे मेरे को अभी चॉइस बचा है 1। यहाँ पे 6 आएगा तो 6 तो नहीं होगा। मतलब इतने केसेस आपको ऐसे मिलेंगे, इनका एडिशन कर दो, ये कितना है? 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 14 और ये है 15। तो 15 ऐसे केसेस है, ऐसे वहां पे आपको दिखेंगे, ऐसे चॉइसेस आपको दिखेंगे जहां पर फर्स्ट डैश पे जो नंबर है उससे उससे बड़े वाला जो नंबर है वो सेकंड डैश पे मिलेगा आपको। ठीक है? तो आपको यहाँ पे सिर्फ ऊपर 15 लगा देना है और कुछ नहीं करना है। क्लियर है क्या बताओ? अब इसको रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है? 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15 होगा और 3 12 होगा। ठीक है? 3 12 जा 36। ठीक है? तो ये 5/12 देखो यहाँ पे है, तो ये आंसर बनेगा आपका। ठीक है? एकदम आसानी से बना दिए हैं, ऐसे सॉल्व करना है अच्छे से। ठीक है? एकदम सिंपल है, तरीका है। ठीक है? अप्रोच है। ठीक है? उसको शांति से समझिए और अप्लाई कीजिए। ठीक है? ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है? तो ये बेसिक सवाल है। इन ये जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है, ये इसलिए है कि जो आसान सवाल आएँगे, वो आपसे छूटने नहीं चाहिए। ठीक है? तो इसको देख के जाना है अच्छे से। अब नेक्स्ट वाला सवाल बनाएँगे, देखो यहाँ पे क्या है? क्या दिए हैं? इंस्ट्रक्शन भी पढ़ेंगे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द फिगर इन द अबव रो शो हाउ ए पर्टिकुलर पीस ऑफ पेपर हैज़ बीन फोल्डेड। पेपर फोल्डिंग का सवाल है। अलोंग द डॉटेड लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। ठीक है? आफ्टर द फोल्डिंग इज डन सम होल्स आर पंच इन द फोल्डेड पेपर। ठीक है? और उसके बाद द पेपर इज ओपन फुली, फाइंड द फिगर फ्रॉम द आंसर चॉइसेस which represents accurately the unfolded piece of paper। ठीक है? तो यहाँ पे उसका कहना है कि एक अच्छे से ऐसे पेपर ले लिया, उसको ऐसे फोल्ड कर दिया, यहाँ पे एरो है ना, इसको इधर से ऐसे फोल्ड कर दिया और फिर ऐसे बनेगा, इतना पोर्शन रहेगा, इसको फिर से ऐसे फोल्ड कर दिया। ठीक है? यहाँ से मोड़ के ऐसे फोल्ड कर लिया, फिर ऐसे दिखेगा। फिर उसने क्या किया, वहां पे पंच कर दिया, होल पंचिंग करके ऐसे होल उसको गिरा दिए। ठीक है? यहाँ पे एक है, यहाँ पे ऐसे 3 है, ये 3 और ये इतने, मतलब ये टोटल 4 5 6 7 8 उसने ऐसे होल यहाँ पे मार दिए। अब उसने क्या किया, इस पेपर को फिर से ओपन किया। ठीक है? ये वाले साइड से इधर ऐसे ओपन किया, फिर ऐसे ओपन किया। अब जो पेपर दिखेगा वो इनमें से कौन सा होगा, ये उसने बोला है। ठीक है? तो कौन सा होना चाहिए, देखो अभी अभी क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? जब वह इसको खुलेगा तो मतलब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वही यहाँ पे बनते हुए दिखना चाहिए। ठीक है? और जब वो पेपर ऐसे घुमाएगा यहाँ पे, तो ये जो स्ट्रक्चर है और ये जो स्ट्रक्चर है इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे होगा, इस तरह से ऐसे। तो ये स्ट्रक्चर किस में दिख रहा है देख लो। ठीक है? ए में क्या है? पहले तो ये इतना ही पोर्शन है क्या यहाँ पे? हाँ, ये देखो ये इतना पोर्शन है। ठीक है? ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ठीक है? यहाँ पे देखते हैं, ये तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज है ही नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। आंसर आपका ऑप्शन ए बनेगा। ठीक है? एकदम आसान सा सवाल है। इमेजिन करना पड़ता है, यहाँ पे इमेजिन करते चलो, सवालों को बनाते टाइम इमेजिन करना है और आसानी से सवाल बनेगा आपका। ठीक है? चलो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया है। A certain number of person can do a piece of work in 10 days. If eight more person were employed, the work would have been done in 2 days earlier. How many person are appointed in the beginning? ठीक है? टाइम एंड वर्क का सवाल है, बहुत आसानी से बनते हैं ये सवाल, इसलिए छोड़ना नहीं। ठीक है? कैसे बनाएंगे देखो, कैसे बनाएंगे देखो। देखो दो सिचुएशन है कि पहले कुछ नंबर ऑफ पर्सन थे और वो उस काम को 10 दिन में करते थे। अभी क्या हुआ, उसने कहा 8 ज्यादा पर्सन उसमें ऐड हो गए, तो इसलिए 10 दिन की जगह 2 दिन कम लग गए, मतलब 8 दिन में काम हो गया।
तो उसने ये पूछा है कि पहले कितने लोग अपॉइंट हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, दो सिचुएशन है, जैसे कि पहले वाली सिचुएशन है और दूसरी वाली सिचुएशन जब 8 लोग उसमें ऐड हुए हैं, ये दूसरा वाला सिचुएशन। ठीक है, तो पहला वाला जो सिचुएशन है उसको इस तरह से लिखा जाता है, देखो, M1D1/W1 इक्वल टू, ये दूसरा वाला सिचुएशन, इसको इस तरह से कंपेयर करते हैं M2D2/W2। सर ये क्या चीज है, क्या लिख दिए आप? देखो ये W तो वर्क होता है, ये तो आपको पता है। अब दोनों सिचुएशन में सेम ही वर्क हो रहा है, मतलब ये वाले चीज में W1 इक्वल टू W2 है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और हम यहाँ पे वर्क जो है 1 अज्यूम करके चलते हैं, तो डिनोमिनेटर में 1 आ गया। ठीक है, टाइम एंड वर्क में वर्क को हम 1 अज्यूम करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो एक काम है, और जैसे कि उसने बोला है कुछ लोग थे, तो सर ये यम क्या है? ये नंबर ऑफ पर्सन है। नंबर ऑफ पर्सन को हमने वेरिएबल दे दिया एम नाम का, और डी जो है वो डेज है। ठीक है, तो पहले वाले सिचुएशन में उसने जैसे बोला है कि कुछ पर्सन थे, चलो उनको एक्स ले लेते हैं, मतलब यहाँ पे M1 इक्वल टू एक्स लेंगे, तो यहाँ पे मैंने एक्स को लिख दिया। D1 मतलब कितने डेज लगे हैं, एक काम को करने के लिए एक्स पर्सन को 10 दिन लगे। ठीक है, अब जैसे उसने बोला है इफ 8 पर्सन, 8 मोर पर्सन वेयर इम्प्लॉयड, मतलब इसमें 8 किस में बड़े हैं, एक्स में बड़े हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे, x+8 लिखेंगे। ठीक है, तो उसका कहना है द वर्क वुड हैव बीन डन 2 डेज अर्लियर, 2 दिन कम लगे हैं। 2 दिन कम लगे हैं, इसका मतलब क्या है, 2 दिन कम लगे हैं, पहले 10 दिन लगे थे, अभी 2 दिन कम लगे हैं, मतलब 8 दिन लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन बना है 10x इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 8x प्लस 8 × 8 कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है, आंसर आ जाएगा, देखो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, 10x माइनस 8x इक्वल टू 64 है, 2x इक्वल टू 64 है, तो x इक्वल टू 32 है। तो यही तो हमने अज्यूम किया था कि पहले कितने थे, हाउ मेनी पर्सन आर अपॉइंटेड इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग में x नंबर ऑफ पर्सन थे 32, तो ये आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसी तरह से हमने सारे आज के सवालों को पूरा किया है। वो सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आए हैं। ठीक है, इन सवालों को फिर से अच्छे से देखिए। ठीक है, इसी ऐसे ही सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऐसे सवाल छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, ये इजी लेवल का सवाल है, इसलिए हम एक तरह से प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं और रिवीजन भी करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलेगा। इसी तरह से आज इस सेशन को आ, हम यही जो है रुक जाते हैं। ठीक है, और अगले वाला जो सेशन है उसमें और ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन का अच्छे अच्छे क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलो, हैव अ नाइस डे।